हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए जान लेते हैं कि राजीव दीक्षित जी कौन है। अगर आज के समय में राजीव दीक्षित जी का नाम लिया जाए तो शायद ज़्यादातर आज की युवा पीढ़ी और बहुत से लोग कहेंगे कौन है राजीव दीक्षित, हम नहीं जानते कौन है। तो चलिए इस महान विभूति को अच्छे से आज जान लेते हैं। राजीव दीक्षित जी का जो जन्म था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाहा गांव में राधे श्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के यहाँ 30 नवंबर 1967 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की। उसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर के जे.के. इंस्टीट्यूट से बीटेक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद राजीव दीक्षित भाई जी ने कुछ समय भारत CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में कार्य किया था। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी के परिचय में जितनी बातें कही जाएं वो कम ही हैं। कुछ चंद शब्दों में उनके जीवन को या उनके परिचय को बयान कर पाना असंभव ही है। ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने राजीव दीक्षित जी को गहराई से सुना और समझा है। फिर भी हमने कुछ प्रयास करके उनके परिचय को कुछ शब्दों का रूप देने का प्रयत्न किया है। परिचय शुरू करने से पहले हम आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जितना परिचय राजीव भाई का हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे वो उनके जीवन में किए गए कार्यों का मात्र 1% से भी कम ही होगा। उनको पूर्ण रूप से जानना है तो आपको उनके व्याख्यानों को सुनना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जी के बहुत से व्याख्यान आपको YouTube पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन उनको आप व्याख्यानों में सुन तो लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं कि ये हैं कौन। तो चलिए, राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाहा गांव में पिता राधेश्याम दीक्षित एवं माता मिथिलेश कुमारी के यहाँ हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की थी। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी यानी एमटेक की उपाधि ले ली थी, तो उसके बाद राजीव भाई ने कुछ समय काम किया था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में उन्होंने अच्छे से काम किया। फिर उन्होंने इस रिसर्च के बाद प्रोजेक्ट में काम किया भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। आप हैरान होंगे कि उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भी कार्य किया है। श्री राजीव जी इलाहाबाद के जे.के. इंस्टीट्यूट से बीटेक की शिक्षा लेते समय ही आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़ गए, जिसके संस्थापक श्री बनवारी लाल शर्मा जी थे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही गणित विभाग के मुख्य शिक्षक थे। इसी संस्था में राजीव भाई प्रवक्ता के पद पर थे। संस्था में श्री अभय प्रताप, संत समीर केसर जी, राम धीरज जी, मनोज त्यागी जी तथा योगेश कुमार मिश्रा भी शोधकर्ता अपने विषयों पर शोध कार्य किया करते थे, जो कि संस्था द्वारा प्रकाशित नई आज़ादी उद्घोष नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करते थे। और राजीव भाई की ओजस्वी वाणी से देश के कोने कोने में व्याख्यानों की एक विशाल श्रृंखला बद वैचारिक क्रांति आने लगी और राजीव जी ने अपने प्रवक्ता पद के दायित्वों को एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में निभाया, जो कि अतुल्य है। बचपन से ही राजीव भाई में देश की समस्याओं को जानने की गहरी रुचि थी। वो बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, अपनी लाइफ है खाओ पियो ऐश करो, ये लाइफ रहती है।
ज़्यादातर लोगों की। लेकिन राजीव भाई की सोच शुरू से देश की समस्याओं में बड़ी ही गहन चिंता में रहती थी। प्रति महीने 800 रुपये का खर्च उनका मैगजीनों पर होता था। बताओ, आज के समय में कौन करता है ये खर्च? कोई नहीं करता, लेकिन वो करते थे। सभी प्रकार के अखबारों को पढ़ने में वो खर्च किया करते थे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ सकें। वे अभी 9वीं कक्षा में ही थे कि उन्होंने अपने इतिहास के अध्यापक से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उस अध्यापक के पास भी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? वही जो रूटीन में चलता आ रहा है, और कुछ नहीं। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने सवाल किया। तो सवाल की शुरुआत ऐसे हुई कि अंग्रेजों का भारत के राजा से प्रथम युद्ध 1757 में प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ था। तो उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और उसके बाद भारत गुलाम हो गया था। राजीव भाई ने अपने इतिहास के अध्यापक से, हिस्ट्री के जो टीचर थे, उनसे ये पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले कितने सिपाही थे? तो अध्यापक कहते कि मुझको नहीं मालूम। तो राजीव भाई ने पूछा क्यों नहीं मालूम? तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको कहाँ से पढ़ा दूं भाई? ये बोले उनके टीचर। तो राजीव भाई ने उनको बराबर से एक ही सवाल पूछा कि सर आप जरा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है क्या? तो अध्यापक ने कहा नहीं। तो फिर राजीव भाई ने पूछा फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास? और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल राजीव भाई ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे? तो ये हमको नहीं मालूम। सिराजुद्दौला से लड़ रहा था, हिंदुस्तान की तरफ से उनके पास कितने सिपाही थे? तो अध्यापक ने कहा कि वो भी नहीं मालूम। तो खैर इस सवाल का जवाब बहुत बड़ा और गंभीर है कि आखिर इतना बड़ा भारत मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया? यहाँ लिखेंगे तो बात बहुत ही बड़ी हो जाएगी, या हम बात करेंगे इस टॉपिक पर तो लंबी बात हो जाएगी। तो इसका जवाब हम आपको राजीव बाई के एक व्याख्यान जिसका नाम आज़ादी का असली इतिहास में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर ये वीडियो जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। तो देश की आज़ादी से जुड़े ऐसे सैकड़ों सैकड़ों सवाल दिन रात राजू भाई के दिमाग में घूमते रहते थे कि कैसे गुलाम हुआ, कैसे आज़ादी मिली, कैसे क्या क्या क्यों हुए हम गुलाम। ये सब उनके सवाल जो है ना दिमाग में घूमते ही रहते थे, जो अगर हम आज के समय में देखें तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। इसी बीच उनकी मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल नाम के एक इतिहासकार से हुई जिनकी किताबें अमेरिका में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन भारत में नहीं। धर्मपाल जी को राजू भाई अपना गुरु ही मानते हैं। उन्होंने राजू भाई के काफ़ी सवालों का जवाब ढूंढने में बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने राजू भाई को भारत के बारे में वो दस्तावेज उपलब्ध करवाए जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए थे, जिनमें अंग्रेजों ने पूरा वर्णन किया था कि कैसे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। राजीव भाई ने उन सब दस्तावेजों का बहुत अध्ययन किया और ये जानकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि भारत के लोगों को भारत के बारे में कितना गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। फिर सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए राजीव भाई गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपने व्याख्यान देने लगे और साथ-साथ देश की आज़ादी और देश के अन्य गंभीर समस्याओं का इतिहास और उनका समाधान तलाशने में लगे रहे। इतिहास में पढ़ते हुए उनके एक खास मित्र हुआ करते थे जिसका नाम था योगेश मिश्रा, और उनके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। तो राजीव भाई और उनके मित्र अक्सर उनसे देश की आज़ादी से जुड़ी रहस्यमयी बातों पर वार्तालाप किया करते थे। तब राजीव भाई को देश की आज़ादी के विषय में बहुत ही गंभीर जानकारी प्राप्त हुई।
15 अगस्त 1947 को देश में कोई आज़ादी नहीं आई, बल्कि 14 अगस्त 1947 की रात को अंग्रेज माउंटबेटन और नेहरू के बीच में समझौता हुआ था, जिसे सत्ता का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते के अनुसार अंग्रेज अपनी कुर्सी नेहरू को देकर जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए 34,735 कानून वैसे ही देश में चलेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश का विरोध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। तो सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर जाएगी और उसके साथ जो 126 कंपनियां और भारत को लूटने आई थी, वैसी की वैसे ही भारत में व्यापार करेंगी, लूटती रहेंगी। आज उन विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 6,000 के पार हो गई है। इस बारे में अगर और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये उनके व्याख्यानों से मिल जाएगी। तो एक बात तो राजीव भाई को हमेशा परेशान किया करती थी कि आज़ादी के बाद भी अगर भारत में अंग्रेजी कानून वैसे के वैसे ही चलेंगे और आज़ादी के बाद भी विदेशी कंपनियां भारत को वैसे ही लूटेंगी जैसे आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा करती थी, आज़ादी के बाद भी भारत में वैसे ही गौ हत्या होएगी जैसे अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, तो हमारे देश की आज़ादी का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या है फिर। तो ये सब जानने के बाद राजीव भाई इन विदेशी कंपनियों और भारत में चल रहे अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से वैसा ही स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया, जैसा किसी समय में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ लिया था। अपने राष्ट्र में पूर्ण स्वतंत्रता लाने और आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और उसे अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को भारत में चल रहे अंग्रेजी कानून, आधी अधूरी आज़ादी का सच, विदेशी कंपनियों की भारत में लूट आदि विषयों में बातें बताने लगे। सन 1999 में राजीव के स्वदेशी व्याख्यानों की कसौटी ने समूचे देश में धूम मचा दी थी। 1984 में जब भारत में भोपाल गैस कांड हुआ, तब राजीव भाई ने इसके पीछे के षड्यंत्र का पता लगाया और ये खुलासा किया कि ये कोई घटना नहीं थी, ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था, जिसकी अधिक जानकारी आपको उनके व्याख्यानों से मिलेगी। तब राजीव भाई यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी प्रकार 1995-96 में टिहरी बांध बनने के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चे में उन्होंने भाग भी लिया और पुलिस लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें भी खाई। और इसी प्रकार 1999 में उन्होंने राजस्थान के कुछ गांववासियों से के साथ मिलकर एक शराब बनाने वाली कंपनी, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया था और वो कंपनी रोज जमीन के नीचे बहुत अधिक मात्रा में पानी निकाल कर शराब बनाने वाली थी, उस कंपनी को भगाया। 1991 भारत में चले ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन को राजीव भाई स्वदेशी उद्योगों का सर्वनाश करने वाला बताया और पूरे आंकड़ों के साथ घंटों घंटों इस पर व्याख्यान दिए गए। स्वदेशी व्यापारियों को इसके खिलाफ जागरूक किया गया। फिर 1994 में भारत सरकार द्वारा किए गए WTO समझौते का विरोध किया, क्योंकि ये समझौता भारत को एक बहुत बड़ी आर्थिक गुलामी की ओर धकेलने वाला था। इस समझौते में सैकड़ों ऐसी शर्तें सरकार ने स्वीकार कर ली थी जो आज भारत में किसानों की आत्महत्या करने का, रुपए का डॉलर की तुलना में नीचे जाने का, देश बढ़ रही भूख और बेरोजगारी का खत्म होते, स्वदेशी उद्योगों का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वकालत, सभी सर्विस सेक्टर में बढ़ रही विदेशी कंपनियों का कारण है। राजीव भाई के अनुसार इस समझौते के बाद सरकार देश को नहीं चलाएगी, बल्कि इस समझौते के अनुसार देश चलेगा। देश की सारी आर्थिक नीतियां इस समझौते को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी और भारत में आज तक बनी किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं जो इस WTO समझौते को रद्द करवा सके। उन्होंने बताया कि कैसे वर्ल्ड बैंक,
IMF, UNO जैसी संस्थाएं अमेरिका आदि देशों की पिट्ठू हैं और विकासशील देशों की संपत्ति लूटने के लिए इनको पैदा किया गया है। WTO समझौते के बारे में अधिक जानकारी राजीव भाई के व्याख्यानों से इसमें डिटेल में पूरी मिल जाएगी। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए राजीव भाई ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूरे देश में विदेशी कंपनियों, अंग्रेजी कानून, WTO आदि के खिलाफ अभियान चलाने लगे। ऐसे ही आर्थर डंकल नाम एक अधिकारी जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया हुआ था भारत में लागू करवाने के लिए, वो एक बार भारत आया तो राजीव भाई और बाकी कार्यकर्ता बहुत गुस्से में थे। तब राजीव भाई ने उसे एयरपोर्ट पर ही जूते से मार मार कर भगाया और फिर उसको जेल भी, इस कारण राजीव भाई जी को जेल भी हुई। 1999-2000 सन में उन्होंने दो अमेरिकन कंपनियां पेप्सी और कोका कोला के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों को बताया कि ये दोनों कंपनियां पेय पदार्थ के नाम पर आप सबको जहर बेच रही हैं और हजारों करोड़ों की लूट इस देश से कर रही हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब कर रही हैं, जिसको आजकल की युवा पीढ़ी बड़े ही शौक से पी रही है। कोल्ड ड्रिंक बड़े ही रुतबे के साथ इसको परोसा जाता है मेहमानगिरी में कि हाँ हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये आप अपनों का नुकसान कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों का फायदा कर रहे हैं। तो ऐसे थे हमारे प्यारे से राजीव भाई जी। राजीव भाई ने लोगों से कोक, पेप्सी और इसका विज्ञापन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी स्टारों का भी बहिष्कार करने को कहा। सन 2000 में 9 से 11 की घटना घटी तो कुछ सन 2009 से 11 की घटना घटी तो कुछ अखबार वाले राजीव भाई के पास भी उनके विचार जानने को पहुंचे। तब राजीव भाई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों टावर आतंकवादियों ने गिराए हैं। तब उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है? तो राजीव भाई ने कहा मुझे लगता है कि ये काम अमेरिका ने खुद ही करवाया है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? राजीव भाई ने कहा समय दो, जल्दी सबूत भी ला दूंगा। और 2007 में राजीव भाई ने गुजरात के एक व्याख्यान में इस 9 से 11 की घटना का पूरा सच लाइव प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के सामने रखा, जिसका वीडियो यूट्यूब पर 9 से 11 वाला टोटली लाई के नाम से उपलब्ध है। और 9 सितंबर 2013 को रूस ने भी एक वीडियो जारी किया, 9 से 11 की घटना को झूठा बताया। 2003-2004 में राजीव भाई ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए वैट कानून का भी विरोध किया और पूरे देश के व्यापारियों के समूह में जाकर घंटों घंटों व्याख्यान दिए और उन्होंने जागरूक भी किया। ये वैट का कानून आपकी आर्थिक लूट से ज़्यादा आपके धर्म के कमज़ोर करने में और भारत में ईसाईयत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस बारे में अधिक जानकारी उनके व्याख्यान से आपको मिल जाएगी। देश में हो रही गौ हत्या को रोकने के लिए भी राजीव भाई ने कड़ा संघर्ष किया। राजीव भाई का कहना था कि जब तक हम गौ माता का आर्थिक मूल्यांकन कर लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक भारत में गौ रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सरकार आज तक गौ हत्या के खिलाफ संसद में बिल पास नहीं कर पाई है। उनका कहना था कि सरकार का तो पता नहीं वो कब संसद में गौ हत्या के खिलाफ बिल पास करे, क्योंकि आज़ादी के 64 साल में उनसे ये बिल पास नहीं हुआ और आगे भी करेगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए तब हमें खुद अपने स्तर पर ही गौ हत्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर अलग अलग जगह पर व्याख्यान कर लोगों को गौ माता की महत्व व इसका आर्थिक महत्व बताया। उन्होंने 60 लाख से अधिक किसानों को देसी खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए सूत्र भी बताए। कैसे किसान रासायनिक खाद, यूरिया और आदि खेतों में डाले गए बिना गौ माता के गोबर और गौमूत्र से खेती कर सकते हैं, जिससे उनके उत्पादन का खर्चा लगभग जीरो हो जाएगा और उनकी आय में भी अधिक बढ़ोतरी होगी। आज किसान 15-15 हज़ार रुपये लीटर कीटनाशक खेत में छिड़क रहा है। टनों टनों महंगा यूरिया रासायनिक खाद खेत में डाल रहा है, जिससे उसके उत्पादन का खर्चा बढ़ता जा रहा है और उत्पादन भी कम होता जा रहा है। रासायनिक खाद वाले फल सब्जियां खाकर लाखों लाखों लोग प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं। राजीव भाई ने गरीब किसानों को गाय ना बेचने की सलाह दी और उनके गोबर और गौमूत्र से खेती करने के सूत्र भी उनको बताए। किसानों ने राजीव भाई के बताए हुए देसी खेती के सूत्रों द्वारा खेती करना शुरू किया और उनकी आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा फिर बढ़ी। 1998 में राजीव भाई ने कुछ गौ समितियों के साथ मिलकर गौ हत्या रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया।
गो हत्या नहीं होनी चाहिए। सामने बैठे कुरैशी कसाईयों ने कहा, क्यों नहीं होनी चाहिए? कोर्ट में साबित ये करना था कि गाय की हत्या कर मांस बेचने से ज़्यादा लाभ है बचाने में। कसाईयों की तरफ से लड़ने वाले भारत के सभी बड़े बड़े वकील जो 50-50 लाख तक फीस लेते हैं, सोली सोराबजी की फीस 20 लाख की फीस है, कपिल सिब्बल की 22 लाख की फीस है, महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी का लड़का जो फीस लेते हैं 32 लाख और 35 लाख, सारे सभी बड़े वकील कसाईयों के पक्ष में थे। और इधर राजीव भाई जैसे लोगों के पास कोई बड़ा वकील नहीं था, क्योंकि इतना पैसा नहीं था, तो इन लोगों ने अपना मुकदमा खुद ही लड़ा। इस मुकदमे की पूरी जानकारी आपको राजीव भाई के व्याख्यान जिसका नाम गो हत्या और राजनीति में मिल जाएगी। हाँ, इतना आपको जरूर बता दें कि 2005 में मुकदमा राजीव भाई और उनके कार्यकर्ताओं ने जीत लिया था। राजीव भाई अदालत में गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद तैयार करने का फॉर्मूला बताया और अदालत के सामने करके भी दिखाया, जिससे रोज की 1800 से 2000 तक की रोज की कमाई की जा सकती है। ऐसे ही उन्होंने गौमूत्र से बनने वाली औषधियों का आर्थिक मूल्यांकन भी करके बताया। और तो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी गोबर गैस से चलाकर भी दिखा दी। जज ने 3 महीने गाड़ी चलाई और ये सब देख अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अधिक जानकारी के लिए आपको राजीव भाई के व्याख्यान से इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजीव भाई को जब पता चला कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के बाद देश की सबसे अधिक हजारों करोड़ रुपए की लूट दवा बनाने वाली सैकड़ों विदेशी कंपनियां कर रही हैं, और इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनियां वो दवाएं भारत में बेच रही हैं जो अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों में बैन है, और जिससे देशवासियों को भयंकर बीमारियां हो रही हैं। तब राजीव भाई ने इन कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया। राजीव भाई ने आयुर्वेद का अध्ययन किया और 3500 वर्ष पूर्व महर्षि चरक के शिष्य वाघ भट्ट जी को महीनों महीनों तक पढ़ा और बहुत अधिक ज्ञान अर्जित किया। फिर घूम घूम कर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे बिना दवा खाए आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन कर हम सब बिना डॉक्टर के स्वस्थ रह सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति अपने शरीर की 85% चिकित्सा स्वयं कर सकता है। राजीव भाई खुद इन नियमों का पालन 15 वर्ष से लगातार कर रहे थे, जिस कारण वे पूर्ण स्वस्थ थे। 15 वर्ष तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। वो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता हो गए थे कि लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, दमा, अस्थमा, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रेल आदि का इलाज करने लगे थे और लोगों को सबसे पहले बीमारी होने का असली कारण समझाते थे, फिर उसका समाधान बताते थे। लोग उनके हेल्थ के लेक्चर सुनने के लिए दीवाने हो गए थे, और इसके अलावा वो होम्योपैथी चिकित्सा के भी बड़े ज्ञाता थे। होम्योपैथी चिकित्सा में उन्होंने डिग्री भी हासिल की थी। एक बार उनको खबर मिली कि उनके गुरु धर्मपाल जी को लकवा का अटैक आ गया है, और उनके कुछ शिष्य उनको अस्पताल ले गए थे। राजीव भाई ने जाकर देखा तो उनकी आवाज़ पूरी जा चुकी थी, हाथ पांव चलने पूरे बंद हो गए थे। अस्पताल में उनका उनको बांध कर रखा हुआ था। राजीव भाई धर्मपाल जी को घर ले आए और उनका एक होम्योपैथी दवा दी। मात्र 3 दिन इस उनकी आवाज़ वापस आ गई और 1 सप्ताह में वो वैसे चलने फिरने लगे कि कोई देखने वाला मानने को तैयार नहीं था। उनको कभी लकवा का अटैक भी आया होगा। कर्नाटक राज्य में एक बार बहुत भयंकर चिकनगुनिया फैल गया और हजारों की संख्या में लोग मरे। राजीव भाई अपनी टीम के साथ वहां भी पहुंचकर हजारों हजारों लोगों का इलाज करके मृत्यु से उनको बचाया। ये देखकर कर्नाटक सरकार ने अपनी डॉक्टरों की टीम राजीव भाई के पास भेजी और कहा कि जाकर देखो कि किस ढंग से इलाज कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए राजीव भाई के हेल्थ के लेक्चर आप सुन सकते हैं। घंटों घंटों उन्होंने स्वस्थ रहने और रोगी की चिकित्सा के व्याख्यान दिए हुए हैं। इसके अलावा राजीव भाई ने यूरोप और भारत की सभ्यता, संस्कृति और इनकी भिन्नताओं पर भी डीपली उन्होंने अध्ययन किया था और लोगों को बताया था कि कैसे भारतवासी यूरोप के लोगों की मजबूरी को अपना फैशन बना रहे हैं और कैसे उनकी नकल कर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। राजीव भाई का कहना है था कि देश में आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमीकरण हो रहा है और इसका एकमात्र कारण देश में चल रहा अंग्रेज मैकेले को बताया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बताया, क्योंकि आज़ाद भारत में सारे कानून अंग्रेजों के चल रहे हैं, इसलिए ये मैकेले द्वारा बनाया गया शिक्षा तंत्र भी चल रहा है।
राजू भाई कहते थे कि इस अंग्रेज मैकेले ने जब भारत का शिक्षा तंत्र का कानून बनाया और शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया, तब इसने एक बात कही थी कि मैंने भारत का शिक्षा तंत्र ऐसा बना दिया है कि इसमें पढ़ के निकलने वाला व्यक्ति शकल से तो भारतीय होगा, पर अकल से पूरा अंग्रेज होगा। उसकी आत्मा अंग्रेजों जैसी होगी। उसको भारत की हर चीज में पिछड़ापन दिखाई देगा और उसको अंग्रेज और अंग्रेजियत ही सबसे बढ़िया लगेगी। इसके अलावा राजू भाई का कहना था कि इसी अंग्रेज मैकेले ने भारत की न्याय व्यवस्था को तोड़कर आईपीसी, सीपीएस जैसे कानून बनाए और उसके बाद बयान किया कि मैंने भारत की न्याय पद्धति को ऐसा बना दिया है कि इसमें किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। सालों साल मुकदमे लटकते रहेंगे, मुकदमों के सिर्फ फैसले आएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। इस अंग्रेज शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राजीव भाई ने मैकेले शिक्षा और भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पर भी बहुत व्याख्यान दिए और इसके अतिरिक्त अपने एक मित्र आज़ादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता पवन गुप्ता जी के साथ मिलकर गुरुकुल की स्थापना भी की। वहाँ वो फेल हुए बच्चों को ही दाखिला दिया करते थे। कुछ वर्ष उन बच्चों को उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति से पढ़ाया और बच्चे बाद में इतने ज्ञानी हो गए कि आधुनिक शिक्षा से में पढ़े बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके आगे दांतों तले उंगली चबाने लगे थे। तो जैसा उन्होंने बताया कि मैकेले ने ऐसी शिक्षा कर दी थी जो सही भी है कि आज हर कोई अंग्रेजों की तरह रहना चाहता है, अंग्रेजों की तरह व्यवहार करना चाहता है और भारतीय पद्धति को पिछड़ा हुआ बताता है। राजीव जी ने राम राज्य की कल्पना को समझना चाहा। इसके लिए वे भारत में अनेक साधु संतों, राम कथा करने वालों से मिले और उनसे पूछते थे कि भगवान श्री राम राम राज्य के बारे में क्या कहा है, लेकिन कोई भी उत्तर उनको संतुष्ट नहीं कर पाता था। फिर उन्होंने भारत में लिखे सभी प्रकार की रामायण का अध्ययन किया और खुद भी हैरान हुए कि राम कथा में से भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। फिर राजीव भाई घूम घूम कर खुद रामकथा करने लगे और उनकी रामकथा सभी संत और बाबाओं से अलग होती थी। वो सिर्फ उसी बात पर अधिक चर्चा किया करते थे जिससे अन्य संत तो बताते नहीं या वो खुद ही नहीं जानते हैं। राजीव भाई लोगों को बताते थे कि किस प्रकार राम कथा में भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप राजीव भाई की राम कथा वाला व्याख्यान सुन सकते हैं। 2009 में राजीव भाई बाबा रामदेव जी के संपर्क में आए और बाबा रामदेव को देश की गंभीर समस्याओं और उनके समाधानों से परिचित करवाया और विदेशों में जमा कालाधन आदि के विषय में बताया और उनके साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया और फैसला किया कि वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी बचाओ के कुछ कार्यकर्ता राजीव भाई के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। फिर भी राजीव भाई ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी विचारधारा में जोड़ना, उनको देश की मुख्य समस्याओं का कारण और समाधान बताना था। योग और आयुर्वेद से लोगों को निरोगी बनाना और भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ जोड़कर 2014 में देश से अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नई पार्टी का निर्माण करना था, जिसका उद्देश्य भारत में चल रही अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से खत्म करना, विदेशों में जमा काला धन वापसी लाना, गो हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना और एक वाक्य में तो उन्होंने ये कहा था कि यह आंदोलन संपूर्ण आज़ादी को लाने के लिए शुरू किया गया था। राजीव भाई के व्याख्यान सुनकर मात्र 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़ गए थे। राजीव भाई पंतजलि में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के बीच व्याख्यान दिया करते थे, जो पंतजलि योगपीठ के आस्था चलन के माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचा करते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ 3 से 4 करोड़ लोग जुड़ गए थे। फिर राजू भाई भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रतिनिधि बनकर पूरे भारत की यात्रा पर निकले। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वे यात्रा किया करते थे। पहले की तरह व्याख्यान देकर लोगों को भारत के स्वाभिमान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया करते थे। लगभग आधे भारत की यात्रा करने के बाद राजीव भाई 26 नवंबर 2010 को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने 2 जनसभाओं को आयोजित किया। इसके पश्चात अगले दिन 27 नवंबर 2010 को जंजगीर जिले में 2 विशाल जनसभाएं की और इसी प्रकार 28 नवंबर बिलासपुर जिले में व्याख्यान देने से 26 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के राज प्रभारी दयासागर और कुछ अन्य लोग भी उनके साथ चले। दुर्ग जिले में उनकी 2 विशाल जनसभाएं आयोजित की गई। पहली जनसभा तहसील बेमत्रा से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक थी। राजू भाई ने विशाल जनसभा को आयोजित किया।
इसके बाद का कार्यक्रम शाम 4 बजे दुर्ग में था। उसके बाद दोपहर 2 बजे मेमत्रा बेमित्रा तहसील में रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है। इसके बाद की सारी घटनाएं उस समय उपस्थिति छत्तीसगढ़ के प्रभारी दया सागर और कुछ अन्य साथियों द्वारा बताई गई है। उन लोगों का कहना है कि गाड़ी में बैठने के बाद उनका शरीर पसीना पसीना हो गया था। दया सागर ने राजीव जी से पूछा तो जवाब मिला कि मुझे थोड़ी गैस सीने में चढ़ गई है, शौचालय जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। फिर दया सागर तुरंत उनको दुर्ग के अपने आश्रम में ले गए और वहां राजू भाई शौचालय गए। और जब कुछ देर बाद बाहर नहीं आए तो दया सागर ने उनको आवाज दी। राजू भाई ने दबी दबी आवाज से कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं निकल रहा हूँ। तब काफी देर बाद राजीव भाई बाहर नहीं आए तो दरवाजा खोला और राजीव भाई पसीने से लथपथ होकर नीचे गिरे हुए थे। उनको बिस्तर पर लेटाया गया और पानी छिड़का गया। दया सागर ने उनको अस्पताल चलने को कहा। राजीव भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर आकर उनको दवाइयां दी। फिर भी आराम न आने पर उन्होंने भिलाई के सेक्टर 9 में इस्पात स्वयं अस्पताल में भर्ती किया गया। इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं न होने के कारण उनको अपोलो बीएसआर में भर्ती करवाया गया। राजीव भाई एलोपैथी चिकित्सा लेने से मना करते रहे। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि सारी जिंदगी एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली तो अब कैसे ले लूं। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय बाबा रामदेव ने उनसे फोन पर बात की और उनको आईसीयू में भर्ती होने को कहा। फिर राजीव भाई 5 डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण से आईसीयू में भर्ती करवाए गए। उनकी अवस्था और भी गंभीर होती गई और एक रात्रि 1 से 2 के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेमतरा तहसील से रवाना होने के बाद की सारी घटना राज्य प्रभारी दया सागर और न्याय अधिकारियों द्वारा बताई गई है। और अब ये कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो नार्को टेस्ट करने से ही पता चलेगा। क्योंकि राजीव जी की मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताकर सब तरफ प्रचारित किया गया। 30 नवंबर को उनके मृत शरीर को पतंजलि हरिद्वार लाया गया और जहां हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। और 1 दिसंबर राजीव जी का दाह संस्कार कनकल हरिद्वार में किया गया। राजीव भाई के चाहने वालों का कहना है कि अंतिम समय में राजीव जी का चेहरा पूरा हल्का नीला काला पड़ गया था। उनके चाहने वालों ने बार बार उनका पोस्टमार्टम करवाने का आग्रह किया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया। राजीव भाई की मौत लगभग भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से मिलती जुलती है। आप सबको याद होगा कि ताशकंद में जब शास्त्री जी का मृत शरीर लाया गया था तो उनके भी चेहरे में रंग नीला काला पड़ गया था। और अन्य लोगों की तरह राजीव भाई जी भी यही मानते थे कि शास्त्री जी को विष दिया गया था। राजीव भाई और शास्त्री जी की मृत्यु में एक जो समानता है, दोनों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। राजीव भाई की मृत्यु से जुड़े कुछ सवाल थे कि किसके आदेश पर यह प्रचारित किया गया कि राजीव भाई की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। 29 नवंबर दोपहर 2 बजे मेमतरा से निकलने के पश्चात जब उनको गैस की समस्या हुई और रात 2 बजे जब उनको मृत घोषित किया गया तो उसके बीच में पूरे 12 घंटे का समय था। 12 घंटे में मात्र एक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आखिर पोस्टमार्टम करवाने में क्या तकलीफ थी? राजीव भाई का फोन जो हमेशा ऑन रहता था उस 2 बजे बाद बंद क्यों किया गया था? राजू भाई के पास एक थैला रहता था जिसमें वो हमेशा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ रखते थे। वो थैला खाली क्यों था? 30 नवंबर को जब उनका पतंजलि योगपीठ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो उनके मुंह और नाक से क्या टपक रहा था? उनके सिर को माथे से लेकर पीछे तक काले रंग के पॉलीथीन से क्यों ढका था? राजीव भाई की अंतिम वीडियो जो आस्था चैनल पर दिखाई गई तो उसको एडिट कर चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों दिखाया गया? अगर किसी के मन में चोर नहीं था तो वीडियो एडिट करने की क्या ज़रूरत थी? अंत पोस्टमार्टम न होने के कारण उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य ही बनकर रह गई है। राजू भाई के कई समर्थक उनके जाने के बाद बाबा रामदेव से काफ़ी खफा हैं, क्योंकि बाबा रामदेव अपने एक व्याख्यान में कहा है कि राजू भाई को हार्ट ब्लॉकेज था, शुगर की समस्या थी, बीपी भी था। राजू भाई पतंजलि योगपीठ की बनी दवा मधुनाशनी खाते थे, जबकि राजू भाई खुद अपने एक व्याख्यान में बता रहे हैं कि उनका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। वे पिछले 20 साल से डॉक्टर के पास गए भी नहीं और अगले 15 साल तक जाने की संभावना भी नहीं है। और राजू भाई के चाहने वालों का कहना है कि हम कुछ देर के लिए राजू भाई की मृत्यु पर प्रेशर नहीं उठाते, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आती कि पतंजलि योगपीठ वालों ने राजू भाई की मृत्यु के बाद उनका तिरस्कृत करना क्यों शुरू कर दिया।
मंचों के पीछे उनकी फ़ोटो क्यों नहीं लगाई जाती? आस्था चैनल पर उनके व्याख्यान दिखाने क्यों बंद कर दिए गए? कभी साल अगर उनकी पुण्यतिथि पर व्याख्यान दिखाए भी जाते हैं तो वो भी 2-3 घंटे के व्याख्यान को काट-काट कर 1 घंटे का बनाकर दिखा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके कुछ समर्थक कहते हैं कि भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए हुई थी, राजीव भाई की मृत्यु के बाद बाबा रामदेव उस राह से क्यों हट गए? राजीव भाई और बाबा खुद कहते थे कि सब राजनीतिक पार्टियां एक जैसी हैं। हम 2014 में अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नया राजनीतिक विकल्प देंगे। लेकिन राजीव भाई की मृत्यु के बाद बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान के आंदोलन की दिशा ही बदल दी और राजीव भाई की सोच के विरुद्ध आज वो भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए बहुत से राजू भाई के चाहने वाले भारत स्वाभिमान से हटकर अपने अपने स्तर पर राजू भाई का प्रचार करने में लग गए हैं। राजू भाई ने अपने जीवन में देश भर में घूम घूम कर 5,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए। सन 2005 तक वह भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बार बार भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने विदेशी कंपनियों की नाक में दम कर रखा था। भारत के किसी भी मीडिया चैनल ने उनको दिखाने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह देश से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात करते थे कि एक बार लोग सुन लें तो देश में 1857 से भी बड़ी क्रांति हो जाती। वह ऐसे ओजस्वी वक्ता थे जिनकी वाणी पर माँ सरस्वती साक्षात निवास करती थी। जब वे बोलते थे तो श्रोता घंटों मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनकर र- रहा नहीं जाता था उनसे, और बिल्कुल इंटरेस्ट से बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उनको सुना करते थे। 30 नवंबर 1967 को जन्मे और 30 नवंबर 2010 को इस संसार छोड़ने वाले ज्ञान के महासागर श्री राजीव दीक्षित जी आज केवल आवाज के रूप में हम सब के बीच जिंदा हैं, और उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज आज देश के लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने वाली आखिरी उम्मीद बनी हुई है। धन्यवाद।